नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में होगी 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएं 26 नवंबर से। पावर लाइन डालने को लेकर एसडीएम महेश कुमार ने किसानों के साथ की संयुक्त रूप से बैठक। एयर विंग के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हलवासिया विद्या विहार बना ओवरऑल चैंपियन। अपना परमानेंट राज्य कायम करने की चाह बीजेपी की बड़ी भूल, कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। बदलते मौसम में बीमारियों की रोकथाम को लेकर सीएमओ ने चिकित्सकों को दिए दिशा निर्देश। भारतीय किसान संघ ने जल भराव, एमएसपी और बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन पर सरकार को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए तैयार है। भीम स्टेडियम में आगामी 26 से 30 नवंबर तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने भीम स्टेडियम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के करीब 3000 खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के ठहराव, भोजन और सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। डीईओ ने कहा कि यह आयोजन जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। भीम स्टेडियम में आगामी 26 नवंबर से 30 नवंबर तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने प्रतियोगिता के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए भीम स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने खेल मैदान की व्यवस्था, खिलाड़ियों के ठहरने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। डीईओ निर्मल दहिया ने कहा कि भिवानी को खेलों का केंद्र माना जाता है और हमें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि देश भर के लगभग 2,500 से 3,000 खिलाड़ी 25 नवंबर को यहां पहुंचेंगे। भिवानी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। दहिया ने बताया कि ठंड को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के उत्कृष्ट खेल मैदान, स्वच्छ आवास और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग और अन्य सहयोगी टीमें लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। 69वीं राष्ट्रीय अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता पहली बार हरियाणा में आयोजित होने जा रही है और ये आयोजन का जिम्मा निदेशालय के द्वारा भिवानी जिले को सौंपा गया है। ये हर्ष और उल्लास का विषय है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट जिला भिवानी प्रशासन सहित शिक्षा विभाग अति उत्साहित है और क्योंकि भिवानी को एक खेल हब के रूप में भी माना जाता है। यहाँ के विभिन्न खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में परचम लहराते हैं और इसको खेल का एक जो है कुंभ स्थान बनाया हुआ है। तो उसी कड़ी में हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम न्यायपूर्वक और खिलाड़ियों की सेवा करते हुए इस आयोजन को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाएं, ताकि निदेशालय ने जो हम पे विश्वास किया है, माननीय सचिव ने और माननीय निदेशक महोदय ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पे खरे उतरे। इस मामले में जो है विभिन्न कार्यक्रम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। माननीय डीसी इस मामले में एक बार संज्ञान जो है ले चुके हैं और आगे भी समय समय पर जो है जानकारी लेते रहेंगे और उन्होंने एक मीटिंग का भी आयोजन किया है ताकि सभी तैयारियों का पुख्ता प्रबंध किया जा सके। ये जो है आयोजन 26 से 30 तक जो है निहित है और 25 तारीख को रिपोर्टिंग की जाएगी। विभिन्न स्टेट्स 25 की शाम को आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 26 से 30 तक प्रतियोगिताएं चलेंगी और इसमें जो सभी खिलाड़ियों का रहने और खाने का उपयुक्त प्रबंध किया जा रहा है। इसमें जो है प्रतियोगिताओं के चलन को देखते हुए एक
क्योंकि एक खिलाड़ी अधिकतम 2 प्रतियोगिताओं में एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप में भाग ले सकता है, तो उसको मद्देनजर ये अनुमान है कि 2500 से 3000 तक खिलाड़ी यहाँ लड़के और लड़कियां उपस्थित होंगे। लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विशेष पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। पुलिस विभाग मुस्तैदी से हमारे साथ है और लड़कों के भी सुरक्षा और सभी खिलाड़ियों के आराम से वो अपने आप को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर सकें, तो रहने और खाने का बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में ये अनुमान है और आजकल तो नेट पे उपलब्ध हो जाता है कि सर्दियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, तो बच्चों को सर्दी ना सताए और ठीक से वो भोजन व्यवस्था ले सके, ताकि बच्चा खाना और यदि आराम करना सही होगा तो वो अपनी अधिकतम जो है प्रतिभागिता और अधिकतम प्रदर्शन, उच्चतम प्रदर्शन वो कर सकता है। हमारे ये प्रयास रहेगा कि सभी राज्यों के सभी खिलाड़ी जो यहाँ प्रदर्शन करने आएंगे, प्रतियोगिता में भाग लेने आएंगे, उनको सभी सुविधाएं जो मिनिमम बेसिक हैं या भिवानी से अपेक्षित हैं, हमारे शिक्षा विभाग से अपेक्षित हैं, वो ठीक से दी जा सकें और ताकि वो नौनिहाल अपनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सके, क्योंकि न केवल ये बच्चे अपने अपने राज्य को प्रदर्शित करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे, बल्कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि उत्तम प्रतिभा सामने आए, क्योंकि हमारा अगला जो है लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है। तो सभी ये 2500 से 3000 तक जो बच्चे आएंगे उन सबका स्वागत है और न केवल हरियाणा जो है खेलों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी भिवानी में एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में बीकानेर से सोनीपत तक डाली जाने वाली 400 केवी बिजली लाइन को लेकर किसानों और पावर ग्रिड अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लाइन डालने के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। किसान सभा के प्रतिनिधि कॉमरेड ओम प्रकाश व बलबीर सिंह ठाकर ने कहा कि टावर लगाते समय मकान या ढाणियों को नुकसान न पहुंचे। एसडीएम ने पावर ग्रिड अधिकारियों को हिदायत दी कि परियोजना के रूट तय करते समय खेतों व मकानों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पावर ग्रिड अधिकारी सत्येंद्र शर्मा ने भरोसा दिलाया कि किसानों को पूरी जानकारी दी जाएगी और मुआवजे में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। बीकानेर से सोनीपत तक डाली जाने वाली 400 केवी बिजली लाइन को लेकर एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में पावर ग्रिड अधिकारियों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल, गांव धनाना मंडाना बडेसरा के किसानों के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई। एसडीएम ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि कॉमरेड ओम प्रकाश व डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर तथा धनाना मंडाना और बडेसरा के किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर से सोनीपत तक 400 केवी की बिजली लाइनें डाली जा रही हैं, जो कि जिले के विभिन्न गांवों से होकर गुजरेंगी। उन्होंने कहा कि लाइन डालने के कार्य की अभी शुरुआत है, जिसकी जानकारी संबंधित किसानों को होना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर किसान सभा के प्रतिनिधि कॉमरेड ओम प्रकाश व डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर ने कहा कि प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने टावर लगाने से पहले खेत के मालिक को मिलने वाले मुआवजे व टावर लगाने वाली जगह की जानकारी देना जरूरी बताया। किसान की जानकारी दिए बिना टावर नहीं लगना चाहिए। वहीं बैठक में मौजूद किसानों ने मांग रखते हुए कहा कि टावर के साथ साथ लाइन के नीचे आने वाली जमीन का मुआवजा भी दिलवाया जाए। एसडीएम ने पावर ग्रिड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान के मकान या खेतों में बनी ढाणियां इससे प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेतों से पावर लाइन डाली जाएगी उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। इस बारे में पावर ग्रिड के अधिकारी सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जो प्रथम चरण में है। जहां से लाइन जाएगी उसकी पहचान की जा रही है। जल्द ही संबंधित किसानों को जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका भरसक प्रयास रहेगा कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले। उनमें 50 टावर लगने हैं, 40 टावर मडाना में लगने हैं और 20 टावर धनाना में और 10 टावर जो है वो बडेसरा में। तो बातचीत के लिए बुलाए थे। ये प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है, प्रारंभिक है, और हमने ये कंपनी ग्रिड पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी भी आए हुए थे, विद्युत निगम के भी आए हुए। हमने ये कहा सबसे पहले तो कोई बस्ती है, ढाणी है, उससे अवॉइड करो और पहले किसानों को नोटिस दे करके जगह फाइनल करो कि किस जगह पर टावर खड़ा होना है और उसकी मलकियत किन किन लोगों की है। ये प्रिलिमिनरी तौर पर ये सारी चीजें तय करके उसके बाद जो है फिर मुआवजा दो किसानों को।
जो भी कमेटी बनेगी, एक आदमी होगा वैल्यूअर किसानों की तरफ से, एक कंपनी की तरफ से। मार्केट रेट का जो ना दुगना मुआवजा मिलेगा। हमने तारों का भी उसी पैटर्न पर मांगा है जो टावर गाड़ने में मिलेगा। मुख्यतः जो पुराने है ना थे दूसरी तहसीलों को, उससे सीख लेते हुए जैसा कामरेड जी ने बताया, पहले जबरदस्ती किसानों के खेतों में जेसीबी ले जाके खड्डा खोदना शुरू कर देते थे, किसानों को प्रताड़ित करते थे। वो व्यवस्था किसानों की लामबंदी ने, संगठन की जागरूकता ने वो बंद करवाई है कि प्रशासन इस तरह की अनाधिकार चेष्टा ना करे, अन्यथा जो उसने यहाँ पे ज्यादा बड़े विवाद होंगे। इसलिए सबसे पहले जब तक किसान को संतुष्ट करके उसका मुआवजा ना दे दिया जाए, तब तक प्रशासन और बिजली कंपनियां उसके खेत में ना जाएं, ये तय हुआ है। और इसके लिए हम सभी सिवानी से लेके सोनीपत तक की ये लाइन जारी है, जिसमें काफी सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। सभी गांवों के किसानों को इकट्ठा कर एकमुश्त नीति बनाकर सारे जिले भिवानी की, सिवानी, तोशाम, बुआनी खेड़ा, भिवानी के जो गांव प्रभावित हैं, उसका एकमुश्त एक आंदोलन खड़ा करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। हम सिर्फ, मेरा नाम रमेश कौशिक है और हम ये कहना चाहते हैं, लगभग तो डॉक्टर साहब ने और कामरेड साहब ने जो बताया उन्हीं बातों से हम सभी को फायदा है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे खेत के अंदर 3 लाइनें गई हुई हैं पहले, अब दूसरा टावर क्रॉसिंग के लिए और ज्यादा जगह घेरता है। और मेरा एक सुझाव है सरकार से भी, पावर ग्रिड से भी, कि भाई इसका जो मुआवजा जो वायर का दिया जा रहा है ना, वो 2 गुना जैसे टावर का दिया जा रहा है, इसी तरह मतलब वायर का भी 2 गुना मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। भिवानी के हलवासिया विद्या विहार के एनसीसी कैंडिडेट्स नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार द्वारा आयोजित 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एएनओ तृतीय अधिकारी स्वयं सचिन भारद्वाज के नेतृत्व में कैंडिडेट्स ने लगातार दूसरी बार ड्रिल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। शिविर में कुल 11 विद्यालयों और 3 महाविद्यालयों के 350 से अधिक कैंडिडेट्स ने भाग लिया। कैंडिडेट्स ने डिक्लेमेशन, सोलो सॉन्ग, डांस, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, रेंज फायरिंग और एथलेटिक्स की अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल सिवानी में आयोजित एयर विंग के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भिवानी का हलवासिया विद्या विहार ओवरऑल चैंपियन बना। इस बारे में एएनओ 3rd ऑफिसर सव्य सचिन भारद्वाज ने बताया कि कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल सिवानी में आयोजित 10 दिवसीय एटीसी शिविर में विभिन्न गतिविधियों में हलवासिया विद्या विहार के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने बताया कि दल ने ट्रुप कमांडर खुशी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय दर्ज करते हुए ड्रिल ट्रॉफी लगातार दूसरी बार विद्यालय के नाम की। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, प्राचार्य विमलेश आर्य व उप प्राचार्य दीपक वशिष्ठ ने एनसीसी कैडेट्स को प्रमाण पत्र, मेडल्स, ट्रॉफी और ओम पट्टिका पहनाकर उनका अभिनंदन किया और उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य विमलेश आर्य ने कहा कि बच्चों की सफलता के पीछे एएनओ सव्य सचिन भारद्वाज के साथ साथ उनके माता पिता का भी विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के छात्र जहां भी जाते हैं वहीं विजय का परचम अवश्य लहराते हैं। मैं एएनओ 3rd ऑफिसर सव्य सचिन, हमारा कैंप सिवानी में हुआ था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप 168। वहाँ पर हमारे बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और वहाँ ओवरऑल चैंपियन रहे हम। बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, उनमें जैसे ग्रुप सॉन्ग में फर्स्ट, ग्रुप डांस सेकंड, सोलो डांस फर्स्ट, एथलेटिक्स में फर्स्ट सेकंड, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में फर्स्ट। फिर साथ ही साथ हमारा ड्रिल कंपटीशन लगातार दूसरी वर्ष हमारा स्कूल हलवासिया विद्या विहार वहाँ चैंपियन रहा और उसके बाद जो ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी दी जाती है वो हमारे स्कूल को प्रदान की गई, जो न केवल परिश्रम, अनुशासन और हमारे माननीय जो प्रशासक हैं, प्रशासक महोदय, प्राचार्य महोदय, उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह और हमारे ऊपर एक विश्वास की हमें फ्री हैंड देना कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो विश्वास है हमारे अधिकारियों का, वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस जीत का। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये जीत है ये लगातार, जैसे ही आज जीत के आए हैं हम, तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन सर के मार्गदर्शन के अनुसार हम शुरू कर देते हैं।
और सबसे बड़ी बात है अनुशासन, परिश्रम और उसको निरंतरता में बनाए रखना, जो सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। पिछले दिनों हलवासिया विद्या विहार के कैडेट्स शिवानी में जो उनका कैंप था NSNCC का, उसमें गए और मैं समझता हूँ कि खेलों की गतिविधियाँ हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे ड्रिल हो, बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी और मैं समझता हूँ कि 4 सिद्ध प्राप्त की प्रथम पोजीशन पर रह करके और अनेक स्थानों पर रह करके भिवानी का नाम रोशन किया और उस पूरे कैंप में हलवासिया विद्या विहार भी जाना जाने लगा कि इस स्कूल ने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया और जो बेस्ट ट्रॉफी थी वो भी स्कूल को मिली। इसी तरह साइंस की ITI में जो एक्टिविटी हुई उसमें हमारे विद्यार्थियों ने ग्रुप में प्रथम स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा सोलो में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कल ही शारदा यूनिवर्सिटी में पानीपत में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे ग्रुप डांस की टीम ने सेकंड पोजीशन प्राप्त करके 5182 प्राप्त की और समूह गान में कंसोलेशन प्लस साइंस एग्जीबिशन में कंसोलेशन प्राइज प्राप्त किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं और उनके अभिभावकों को और उनके टीचर्स को जिन्होंने ये शानदार उपलब्धि विद्यालय को दिलाई। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज खुशी। हमारा ATC कैंप 168 ग्रुप कैप्टन S श्रीनिवासन के निरीक्षण में शिवानी श्री कृष्ण परिणामी स्कूल में हुआ था और ये 10 दिन का कैंप था 29 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक और इसमें हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत कुछ जीता भी। और हमने इस कैंप से बहुत कुछ सीखा, जैसे सुबह जल्दी उठकर फिट रहना और हमारा टाइम टेबल भी पूरा मैनेज हो गया वहाँ पर। भिवानी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के साथ कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में कांग्रेस नेताओं के शामिल न होने पर तंज कसते हुए कहा कि जब लोग व कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे तो नेता कहां जाएंगे। वहीं बिहार चुनाव को लेकर वीरेंद्र सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे दलों को साथी बनाकर पहले सरकार बनाती है, फिर उन्हीं की बलि लेकर अपनी जगह बनाती है और बिहार में भी यह बात नजर आने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। नवंबर माह के अंत में यह यात्रा भिवानी के लोहारू तोशाम व भिवानी हलकों में पहुंचेगी, जिसके रूट में तैयारी को लेकर वीरेंद्र सिंह मीटिंग लेने के लिए भिवानी पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत में भाजपा पर हमलावर दिखे तो अपने कांग्रेस नेताओं को ही आईना दिखाते हुए नजर आए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा छोटे दलों को साथी बनाकर पहले सरकार बनाती है, फिर उन्हीं की बलि चढ़ा देती है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नीतीश व नायडू के सहारे चल रही केंद्र सरकार 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी, क्योंकि नीतीश व नायडू अपनी पार्टी की बलि नहीं होने देते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा देश में अपना परमानेंट राज स्थापित करने की है, जिसको लेकर वो पैसे बांटकर व लोगों को जाति व धर्म में बांटकर अपना राज बनाना चाहते हैं। पर जनता अब ये समझने लगी है, क्योंकि जो भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा करती रही, उसे जनता ने 240 पर ला दिया। हमने यह भी नहीं रहा था। बात करें सद्भाव यात्रा की, कितने दिनों किस प्रकार का रिस्पॉन्स? देखिए, ये सद्भाव यात्रा का समय मुझे लगता है 7 महीने के करीब 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में हम इस यात्रा में जा सकेंगे और हर चुनाव क्षेत्र में 2 दिन का समय तय किया है और 25 से 30-32 किलोमीटर तक हर रोज। और उसके अगर उस गणित को हम देखें तो 2500 से 3000 किलोमीटर का ये सफर बनता है और लगभग अभी तक 450 किलोमीटर 14 चुनाव क्षेत्रों में यात्रा संपन्न हुई है और इसी रेशो से आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा भी है कि इस यात्रा के समर्थन में
जो लोग राजनीति से भी ऊपर उठ के इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में खास तौर पे गांव में रहने वाले लोगों का आपस का जो सद्भाव है वो इसी बात पे आधारित है कि हर, चाहे धर्म किसी का कुछ हो, चाहे बिरादरी किसी की कुछ हो, सब मिलके रहने की जो एक सोच है और एक आदत है उसको बरकरार रखें। और बरकरार तब रखेंगे जब ऐसी ताकतें जो राजनीति के छोटे स्वार्थ के लिए समाज को बांटने की कोशिश की गई या आगे भी ऐसी कोई कोशिश करेगा तो उसका विरोध होगा। ऐसी चीजों का राजनीति करनी है, अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करो। आपने कुछ काम किए हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, उसकी बात करो। शिक्षा की बात करो, नौकरियों की बात करो। भिवानी में बदलते मौसम को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने चिकित्सकों को बीमारियों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस समय मीठी ठंड और बढ़ते AQI के चलते श्वास संबंधी व मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना और अस्पतालों में पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ ने मरीजों को जागरूक करने की अपील की और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह का प्रदूषण फैलाने से बचें। उप सीएमओ डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि इस मौसम में श्वास व क्षय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। बदलते हुए मौसम के कारण लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल व अन्य जगहों पर मरीजों को ठंड से बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए। फिलहाल एहतियात बरतकर खुद व दूसरों को सर्दी में फैलने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। गौरतलब है कि दिवाली से पहले AQI 150 के आसपास चल रहा था। दीपावली पर्व से पहले ही AQI ने छलांग लगानी आरंभ कर दी थी और लगभग 300 के पार पहुंच गया था। रेड जोन में प्रवेश करते ही लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई। फिलहाल AQI का बढ़ने का सिलसिला जारी है। अगर AQI बढ़ाने से स्रोतों पर लगाम नहीं कसी जाती है तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं उप सीएमओ डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि श्वास रोगियों के लिए यह मौसम और भी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलें और चिकित्सकों की सलाह पर ही दवा का सेवन करें। सीएम रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि हमें कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वातावरण प्रदूषित हो और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। मौसम चेंज होने के कारण और पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी की मरीजों की संख्या बढ़ने के माध्यम से हमने आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और एक हमारी नेशनल क्वालिटी की टीम का इंस्पेक्शन भी होगा। इसके संदर्भ हमने जितने भी डॉक्टर हैं और ICN है सभी की आज 3:30 बजे मीटिंग करी है। इसमें हम लोगों को ठंड से कैसे बचें और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साफ सफाई कैसे करते हैं, इसकी मीटिंग है। और हमने जितने भी IMA के डॉक्टर हैं और फील्ड में डॉक्टर हैं सभी को एडवाइजरी बता दी गई है कि खांसी जुकाम ये जो मरीज की संख्या बढ़ रही है उसमें बिना किसी स्पेशलिस्ट की सलाह के अननेसेसरी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का प्रयोग ना करें और सुबह शाम अपने घूमते समय अपने फुल बाजू के कपड़े पहने, गर्म कपड़े निकाल करके उनका यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि मौसम चेंज होने से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी बीमारी होती है जैसे अस्थमा है और हमारे COPD है, एम्फाइसीमा है, निमोनिया है, अपर रेस्पिरेटरी की URC है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए और खास करके सर्दी के बताते हैं कि शाम के टाइम और सर्दी के समय 8 या 10 भी टेम्परेचर चला जाता है, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी है फ्लूइड का सेवन ज़्यादा करें। हॉस्पिटल में हमने जो पेशेंट एडमिट हैं उनके पास गर्म कंबल की व्यवस्था करवा रखी है और हमारे पास रजाई भी है और बेड अच्छे हैं और आने वाले समय पर अगर जरूरत पड़ी
तो हम जो नॉन रेडिएटिंग जो है गर्म हीटिंग का जो आ रहे हैं इक्विपमेंट डिवाइस, उसको यूज करके अच्छी तरह उन मरीजों की सेवा करेंगे। इसमें हमने काफ़ी अच्छी सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्था कर रखी है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अब ठंड भी बढ़ रही है और पोल्यूशन भी हो रहा है, तो इसमें हमारे जो टीबी के मरीज हैं, अस्थमा के और सीओपीडी के पेशेंट हैं, उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि वो धूल मिट्टी से बच के रहें, धुंध से बच के रहें, सुबह के शाम बाहर ना निकलें और वेल वेंटिलेटेड अपने कमरे में रहें और ठंड से बचें। अगर रूम में भी अपना टेम्परेचर जो नॉर्मल मेंटेन करके रखें और अगर खांसी होती है तो तुरंत अपनी जांच कराएं और अपनी टाइम पर दवाइयाँ लें, टीबी की दवाइयाँ लें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और अस्थमा और सीओपीडी के जो नेबुलाइजेशन पे या जो इनहेलर लेते हैं वो समय पर ले, क्योंकि यूजुअली इनहेलर लेने में हमारे जो पेशेंट हैं वो थोड़ा सा झिझकते हैं, उनको एक स्टिग्मा सा लगता है कि इनहेलर हमें नहीं लेना चाहिए या हमें लेते हैं तो उनको लगता है कि मुझे तो बड़ी बीमारी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनहेलर जैसे कि हम आप आंख दुखनी आ जाए तो आंख में दवाई डालते हैं, ऐसे ही इनहेलर जो है वो फेफड़े में सीधी दवाई पहुंचाता है, उसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं और उसका असर भी अच्छा होता है। तो हमें इनहेलर जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसको हम पंप बोलते हैं आम भाषा में, तो इनहेलर हमें लेने चाहिए और हमें समय पे लेने चाहिए ताकि हम जो ठंड के प्रकोप से भी बचे और हमारी बीमारी में हमें बार बार एडमिट भी होने की जरूरत ना पड़े। भिवानी में भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों के मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई। बैठक में भाकिसंघ के प्रांत मंत्री महिपाल बड्डू और क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने जलभराव, दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल ग्वार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न खरीदने और लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन की समस्याओं पर चर्चा की। किसान नेताओं ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल होने के बावजूद ग्वार को एमएसपी के दायरे में नहीं लिया गया। सरकार केवल घोषणाएं कर किसानों की फसलों की खरीद से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि वह किसानों के हित के प्रति गंभीर नहीं है। भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री महिपाल बड्डू व अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में ग्वार प्रमुख फसल है, लेकिन इसे एमएसपी के दायरे में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्वार प्रमुख फसल होने के बाद भी सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि किसानों ने इसके लिए पूरा पैसा पहले ही जमा करवा दिया था। उन्होंने खाद और बीज की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक न लगने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि किसानों के हितों में कोई भी गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि बैठक का एक मुख्य विषय खेतों में बाढ़ से भरे पानी के कारण किसानों के रास्ते और नालियों का क्षतिग्रस्त होना रहा। भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से इनकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की। संघ ने मांग की थी कि पराली न जलाने पर 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन सरकार ने केवल 1200 करके किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा गेहूं के महंगे बीज पर किसानों को सब्सिडी देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई थी, ताकि छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। आज भारतीय किसान संघ की भिवानी जिला बैठक थी, उसमें हमारे माननीय सुरेंद्र जी क्षेत्र संगठन मंत्री आए हुए थे और बिजली, पानी और मंडी के अंदर बाजरा, मूंग में बिकना, इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई। जल भराव के कारण खेतों में काफ़ी नालियाँ डैमेज हुई हैं, कई जगह फसल अभी बो नहीं पा रही, पानी अभी भी खड़ा है। तो उसके लिए आज हमने अन्य क्षेत्र से आए हुए जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्हें मुद्दे इकट्ठे किए हैं और उनके लिए हम ऊपर तक वो भेजेंगे। हमारी मांग एक तो बिजली, ट्यूबवेल कनेक्शनों के जो ट्रांसफार्म हैं वो काफ़ी समय से किसानों के अधूरे पड़े हैं, वो नहीं हो पा रहे। खेतों के अंदर जहाँ पानी भरा था वो पानी अभी कुछ क्षेत्र में खाली नहीं हुआ है, नालियाँ डैमेज हुई हैं, कई जगह पानी की अन्य समस्याएं भी हैं, कड़ियों की समस्याएं भी हैं। किसान को खाद दवाई नहीं मिल पा रही, अभी बिजाई का सीजन आया है। भारतीय किसान संघ की आज भिवानी की जिला टोली की बैठक हुई। काफ़ी मुद्दों पर किसानों ने, ग्रामीणों की, किसानों की समस्याएं बताई, बड़ी गंभीर है, बड़ी चिंतनीय है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत राज्य मंत्री कृष्ण पवार, श्याम सिंह राणा, नायब सिंह सैनी, खुल्लर और कृषि के जो भी पदाधिकारी थे सब बैठे थे। सरकार ने जो वादे किए थे, जो बातें मानी थी, वो भी पूर्ण नहीं की। 1500 रुपये पराली का
उठान का जो मुआवजे की बात की थी वो 1200 रुपये किया। आज उस समय हमने डीएपी की समस्या से अवगत कराया था और डीएपी की समस्या ज्यों की त्यों है। काला बाजारी में डीएपी खूब मिल रहा है, यूरिया खूब मिल रहा है। चलो ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जहां जो जिन्स मंडियों में आती है उसकी खरीद में बहुत गड़बड़ है। तो करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में धान की खरीद में 500 रुपये प्रति क्विंटल की कट लग रही है किसानों के साथ। इस क्षेत्र में बाजरा, नरमा में कट लग रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में होगी 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएं 26 नवंबर से। पावर लाइन डालने को लेकर एसडीएम महेश कुमार ने किसानों के साथ की संयुक्त रूप से बैठक। एयर विंग के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हलवासिया विद्या विहार बना ओवरऑल चैंपियन। अपना परमानेंट राज्य कायम करने की चाह बीजेपी की बड़ी भूल, कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। बदलते मौसम में बीमारियों की रोकथाम को लेकर सीएमओ ने चिकित्सकों को दिए दिशा निर्देश। भारतीय किसान संघ ने जल भराव, एमएसपी और बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन पर सरकार को घेरा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।